दर्शकों नमस्कार, मैं अमितोष पंडित और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। हमने पहले एक चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है और आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 2 जो है आज के दिन में मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आज चैप्टर 2 में हम समझेंगे कि आखिर गलती किसकी थी जिसके वजह से जो है जो बिल्डिंग है वो जो हादसा हुआ है भंडारी के गंगाराम वाड़ी में कि जो 4 मंजिला इमारत गिरी और उसमें 11 लोगों की मौत जो हुई, उसके पीछे की वजह क्या थी और आखिर गलती किसकी थी, वो इस हिस्से में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये दोनों भी जो है ऐसे ही एक दिन बाद आपको देखने मिलेगा। जैसे कि कल मैं आपको चैप्टर 3 और परसों जो है चैप्टर 4 रिकॉर्ड करके मेरे चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, आपके अपने चहीते चैनल एपी न्यूज पे अपलोड होने वाला है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की जानकारी भी आपको समय से मिलती रहेगी और देश दुनिया की खबर से भी आप जुड़े रहेंगे। तो अब तक हमने पूरी टाइमलाइन समझी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सिर्फ बिल्डिंग का मालिक, क्या सिर्फ ठेकेदार, या फिर नगर पालिका और पूरा सिस्टम भी उतना ही जिम्मेदार है? आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग मालिक और उस अवैध मरम्मत की। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक हादसे के बाद बिल्डिंग के मालिक बिलाल अहमद अबूबकर खान और मरम्मत कराने वाले ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि बिना किसी आधिकारिक अनुमति और बिना किसी योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी के कमजोर पिलरों की मरम्मत कराई जा रही थी। शुरुआती जांच में यही बात सामने आई कि इसी लापरवाही ने हादसे को और गंभीर बना दिया। लेकिन क्या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि दूसरा बड़ा सवाल सीधे नगर पालिका से जुड़ता है। नगर पालिका का कहना है कि उन्होंने 2020 में नोटिस दिया, 2022 में रिमाइंडर भेजा और 2026 में C1 घोषित किया। मतलब अति धोखादायक बिल्डिंग ऐसा उन्होंने घोषित किया। उसके बाद उन्होंने बिजली पानी भी काट दिया और लोगों को खाली करने के निर्देश भी दिए। अगर ये सब सही है तो फिर उसी बिल्डिंग में लोग रह कैसे रहे थे? और सबसे बड़ी बात, रात में मरम्मत का काम शुरू कैसे हो गया? क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी या फिर कार्रवाई समय पर नहीं हुई? यहीं से सिस्टम पर सवाल जो है खड़े होते हैं। हालांकि यह भी सच है कि नगर पालिका की टीम हादसे से कुछ मिनट पहले मौके पर पहुंची थी। उन्होंने काम रुकवाया, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन टीम के वहां से जाने के कुछ ही मिनट बाद पूरी इमारत गिर गई। यानी यह कहना कि प्रशासन बिल्कुल मौके पर नहीं था, यह भी पूरी तस्वीर नहीं होगी। लेकिन यह पूछना भी गलत नहीं होगा, तो क्या सिर्फ नोटिस देना ही पर्याप्त था? क्या जबरन खाली कराने की कार्रवाई पहले नहीं हो सकती थी? यही सवाल अब राजनीति बहस का हिस्सा बन चुका है। अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की। जांच के सामने आया कि कुछ फ्लैट मालिकों ने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की बजाय आपस में पैसे इकट्ठा किए और एक स्थानीय ठेकेदार से मरम्मत शुरू करवा दी। अगर यह सच है तो यह फैसला बेहद खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि किसी भी C1 श्रेणी की इमारत में बिना तकनीकी अनुमति के इस तरह की मरम्मत पूरी संरचना का संतुलन बिगाड़ सकती है। यानी सिर्फ प्रशासन की नहीं,
कुछ स्थानीय स्तर पर लिए गए फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। क्या बिजली और पानी वास्तव में काटे गए थे? नगर निगम का दावा है हां, लेकिन कई स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा पूरी तरह नहीं हुआ। अगर बिजली वास्तव में बंद थी तो रात में मशीन कैसे चली? अगर पानी बंद था तो लोग अब तक वहां रह क्यों रहे थे? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। यानी फिलहाल दोनों पक्षों के दावे मौजूद हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी और यही बात इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना देती है। अब एक नजर जो है कार्रवाई पर भी डाल लेते हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य भर की खतरनाक सीवन इमारतों को प्राथमिकता के आधार पर खाली कराने के निर्देश दिए। भिवंडी में घटना घटी है। ये जो बिल्डिंग थी इसको डायलैपिलेटेड घोषित किया गया था। 25 लोगों को उसमें से बाहर भी निकाला गया था, फिर भी उसके कॉन्ट्रैक्टर ने रिपेयर का काम शुरू रखा। कुछ लोग वहाँ रुके और उसमें यह दुर्घटना हुई है। जिन लोगों का मृत्यु हुआ है उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार उनको मदद करेगी। जख्मियों को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और जिस प्रकार से कॉरपोरेशन के नोटिस के बावजूद ये कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू रखा, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इस घटना पर दुख जताया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं भिवंडी के मेयर ने शहर की 1000 से ज्यादा खतरनाक इमारतों की समीक्षा शुरू करने और कई जगह बिजली पानी काटने के निर्देश दिए। अभी सारे मेरी टीम पूरा यहाँ पे काम कर रही है और इसमें बिल्डिंग में से निकाल के लोग अभी गायत्री मंदिर गीता हॉल में सब रखे हुए हैं। तो कितने लोग इसमें फंसे हुए थे, कुछ जानकारी मिली? अभी 6-7 लोग का मालूमात पड़ रहा है कि इसके अंदर कारीगर है। तो प्रशासन की ओर से बचाव कार्य में कौन सी टीम यहाँ शामिल है? अभी हमारी आपातकालीन भी है, फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ है, पुलिस वाले है, सारी टीम लगी हुई है। यानी हादसे के बाद सिस्टम हरकत में जरूर आया, लेकिन सवाल वही है, क्या यह कार्रवाई पहले हो सकती थी? यही वह सवाल है जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है और इसी राजनीति के केंद्र में है खालिद गुड्डू। 4 साल बाद मीडिया के सामने आए खालिद गुड्डू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े आरोप लगाए, लेकिन क्या उनके आरोपों के पीछे कोई तथ्य भी है या फिर यह आने वाले चुनाव से पहले की राजनीति रणनीति है? यही समझेंगे अगले चैप्टर में। तो दर्शकों, आपको यह चैप्टर कैसा लगा और आपकी क्या राय है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप सम्मानजनक भाषा में कमेंट कीजिए और जो है अगले चैप्टर के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले चैप्टर में मैं फिर से आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।